दोस्तों, डीएम साहिबा एक गरीब लड़की का भेष बनाती है। फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनती है और अपने चेहरे पर मास्क लगाती है। शाम के तकरीबन 8 से सुबह 9 बजे के बीच में वह एक थाने में जाती है और वहां जाकर दरोगा साहब से अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहने लगती है। लेकिन दरोगा शाम के समय किसी की रिपोर्ट नहीं लिखा करता है, तो वह उसे मना करने लगता है। अब डीएम साहिबा उनसे आग्रह करने लगती है और वह बार बार उनसे मना करने लगता है। जब डीएम साहिबा वहां से पीछे नहीं हटती है, तो जो दरोगा होता है वह उन्हें धमकाकर वहां से भगाता है और हवलदार से कहता है कि अगर यह नहीं जाए तो इसे धक्का देकर यहां से बाहर निकाल दो। उसके बाद जैसे ही दरोगा को पता चलता है कि सामने जो गरीब लड़की के भेष में है ये यहाँ की डीएम साहिबा है, तो एकदम से वह अपनी कुर्सी से उठकर डीएम साहिबा के पैरों को पकड़ने लगते हैं। क्या हुआ था इससे आगे और किस वजह से डीएम साहिबा इस तरह से उस थाने के अंदर गई थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लखनऊ के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, एक उनकी लड़की है जिसका नाम बरखा है। बरखा के दो छोटे भाई और हैं। वह अभी छोटी क्लास में पढ़ा करते हैं। बरखा ने पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद अपने परिवार की कंडीशंस को समझते हुए वह एक जगह पर जाकर छोटी सी नौकरी करने लगती है। तो अक्सर बरखा अपने गांव में 7:30 से 8 बजे तक घर आया करती है और इसी तरह से उनकी दिनचर्या चल रही है। परिवार के पास रुपया पैसा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन खुशियां भर भर के हैं। वो परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहा है। अब इसी तरह से समय बीत रहा था। बरखा अक्सर शाम के समय घर आया करती, लेकिन एक दिन जब शाम के समय वह वहां से निकलती है, तो रास्ते में कुछ बदमाश लड़के जो गांव के ही थे और उसका पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर वह काम किया करती है। अब बरखा जैसे ही उन लड़कों को देखती है तो देखते ही समझ जाती है, क्योंकि अक्सर जब बरखा अपने घर से आया करती और वहां से जाया करती है तो रास्ते में एक दुकान होती है परचून की, और उस दुकान पर कुछ लड़के बैठे रहा करते हैं। तो बरखा को आते जाते वहीं लड़के बरखा की तरफ घूर घूर कर देखा करते थे और तरह तरह की बातें आपस में किया करते थे। तो बरखा जब उनको वहां पर देख लेती है तो उसे पता चल जाता है कि इनके इरादे क्या हैं, और इसी वजह से बरखा वहां से भागने लगती है। भागती भागती सामने एक ऑटो स्टैंड था जो लगभग 300 मीटर दूर था, और भागते भागते ऑटो स्टैंड तक पहुंच जाती है। ऑटो स्टैंड पर 2-3 ऑटो खड़े हुए थे, और जैसे ही वह लड़के ऑटो स्टैंड की तरफ बरखा को बढ़ते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, आज तो बच गई है, लेकिन कल इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बरखा जैसे तैसे करके ऑटो स्टैंड पर बैठती है, लेकिन इन सभी चीजों से बरखा पूरी तरह से हताश और उदास हो गई थी और उसके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। इसके बाद बरखा जैसे तैसे करके अपने घर जाती है, लेकिन आज घर पहुंचने में उसे काफी देर हो गई थी। लगभग 9:30 हो गए थे, और 9:30 पर जब अपने घर पहुंचती है तो उसके माता पिता उसकी चिंता करते हुए उससे मिलते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आज इतनी देर कहाँ पर हो गई। तो पहले तो बेटी सोचती है कि घर वालों को क्या बताऊं, लेकिन जब उसके दिमाग में वह बातें घूमती है कि वह जाते हुए कह रहे थे कि आज तो बच गई है, लेकिन कल हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मजबूरन उसे अपने माता पिता को यह बात बतानी पड़ती है, और वह कहती है कि माँ बाबूजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, और वह दोनों गांव के वह लड़के हैं, यानी कि उन दोनों के नाम उसने अपने माता पिता को बता दिए थे। अब जैसे ही पिता उनके नाम सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वह गांव के बहुत ही दबंग परिवार के लड़के थे और उनसे बरखा का पिता चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। इसके बाद बरखा अपने माता पिता से कहने लगती है कि उन लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर तू कल आएगी तो फिर हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बरखा फूट फूट कर रोने लगती है, तो इस बात को देखकर उसके माता पिता भी रोने लगते हैं। माँ उसे अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे पिता है ना, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन पिता अंदर ही अंदर बहुत कुछ इस बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उन लड़कों से मैंने कुछ कहा तो उनका परिवार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा,
और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचकर पिता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वह पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस वालों से मदद मांगे। यही सोचकर जो बरखा का पिता होता है वह वहां के पुलिस स्टेशन में जाता है अपनी बेटी को लेकर और वहां पर रिपोर्ट लिखवाने लगता है। अब तक 10 बज चुके थे और 10 बजे जैसे ही बाप बेटी वहां पर पहुंचते हैं तो जो थाने का दरोगा होता है वह थाने के अंदर आराम कर रहा था और उसी दौरान दोनों बाप बेटी वहां पर अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंच जाते हैं। बाहर जो सिपाही होता है वह पूछने लगता है कि हाँ, आपको क्या काम है और यहां पर इतनी रात को क्यों आए हो। तो जो बाप होता है वह बताने लगता है कि साहब मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है और आप लोगों को इसकी शिकायत लिखनी होगी। अब उसके बाद जो हवलदार होता है वह कहने लगता है कि अगर आपको शिकायत लिखवानी है तो आपको बड़े साहब से बात करनी होगी और बड़े साहब ऑफिस के अंदर आराम कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो रेखा का पिता होता है वह उस ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो हवलदार है उन्हें बताता है, कहता है कि देखो यह साहब का आराम करने का समय है, तो मैं तो यह कहूंगा कि तुम सुबह आ जाना, वरना दरोगा साहब आप पर चिल्लाने लगेंगे और आपके साथ साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। इस समय पर वह किसी का काम नहीं किया करते तो आप सुबह आ जाना। लेकिन तभी वह बाप कहने लगता है कि साहब मेरी जो बेटी है उसका 2 लड़कों ने पीछा किया था और वह कह रहे थे कि तुझे कल देखेंगे और अगर उन पर फौरन कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है वह मेरी बेटी को कुछ कर दे, क्योंकि मेरी बेटी एक जगह पर काम करने के लिए जाया करती है और उन लोगों को उस जगह के बारे में पता है। अब यह बात सुनकर जो हवलदार है वह कह देता है कि ठीक है भाई, अगर आपको जाना है तो बेशक से चले जाओ, मेरा तो फर्ज था आपको बताने का। ऐसा कहकर हवलदार उन्हें आगे का रास्ता दिखा देता है और दोनों बाप बेटी उस ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं जहां पर दरोगा साहब फिलहाल आराम कर रहे थे। वहां पर जाने के बाद जो बरखा का पिता है वह दरोगा साहब के सामने हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। अब जैसे ही दरोगा देखता है कि इतनी रात में कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया है तो दरोगा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह बड़ी ही हीन दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगता है। देखते देखते जब उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है बरखा के पिता की, तो वह कहने लगता है कि तो फिर इसमें क्या हो गया, वह लड़के तुम्हारी बेटी का पीछा ही तो कर रहे थे ना, तो तुम्हारी बेटी को हाथ लगाया है और ना ही कुछ किया है, तो इसमें किस बात की रिपोर्ट लिखूं। और इसी वजह से जो दरोगा था वह उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं किस बात की रिपोर्ट लिखूंगा, पहले तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होने दो, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, वरना मेरे ख्याल से जो कहने वाले हैं वह कुछ भी नहीं करेंगे। अब इस बात को सुनकर जो बरखा का पिता है वह उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब आप ही हमारा सहारा हो, हम डायरेक्ट उनसे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कानून चाहे तो उनको सजा दे सकता है और जिन लोगों ने कुछ बात कह दी है तो वह करने में क्या कसर छोड़ेंगे, और कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इस बात को सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि भाई देखो यह कानून है और कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा, और जब तक तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ नहीं है तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ और कुछ वह करते हैं तो यहां पर आकर रिपोर्ट लिखवा देना। ऐसा कहकर दरोगा ने दोनों बाप बेटी को वहां से जाने के लिए कह दिया था और इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह मायूस सा चेहरा लेकर उस ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। अब हवलदार जब यह बात देखता है तो उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह उनसे कहता है कि देखो मैंने आपसे कहा था ना कि दरोगा साहब इस टाइम पर किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटी वहां से मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद पिता अपने कमरे में चुपचाप घुस जाता है। आज शाम के समय पिता ने खाना भी नहीं खाया था और ऐसे अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगता है। इधर मां अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आराम कर रही है और ऐसे ही करते हुए पूरी रात निकल जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह जो बरखा की मां होती है वह अपने पति के कमरे में जाती है
और वहां जाकर उन्हें जगाने लगती है। लेकिन पिता पूरी रात भर सोच सोच कर इस दुनिया से विदा हो चुका था, और यह सब कुछ देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगती है। और जैसे ही माँ को रोता हुआ देखती है तो बरखा भी वहां पर आ जाती है, और बरखा भी माँ के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। अब इन सभी आवाजों को सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां पर आ जाती है, पर आते हैं, और वह लोग आकर मामले को समझ लेते हैं। इसके बाद अड़ोस पड़ोस वाले उन लोगों को सहारा देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले का खेल है, जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कोई कर ही क्या सकता है। ऐसा करके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनको सहारा देते हैं, और उसके बाद उसके पिता का अंतिम संस्कार करने लगते हैं। पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है, और इसके बाद बरखा ड्यूटी पर जाना बंद कर देती है। अब तक तो यह था कि अगर बेटी नहीं कमाती है तो पिता कमा लेगा, लेकिन फिलहाल अब पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, और बेटी उन लोगों के डर की वजह से अपने घर के अंदर बैठी हुई है। अब इसके बाद दोनों माँ बेटी इस बारे में सोच विचार करते हैं और सोचने लगते हैं कि हम इस बारे में अपने अड़ोस पड़ोस से बात करते हैं। कोई ना कोई तो अड़ोस पड़ोस का ऐसा व्यक्ति होगा जो उन लोगों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करेगा, और हम लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। इसी बात को सोचकर बरखा और उसकी माँ अड़ोस पड़ोसियों से इस बारे में जिक्र करती है और सभी को इस बारे में बताने लगती है। बताते हुए दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि फिलहाल वह काफी ज्यादा लाचार थी, क्योंकि बरखा के जो भाई थे वह छोटे थे और पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब जो अड़ोस पड़ोसी होते हैं वह इस बात को देखकर पीछे हट जाते हैं, और कोई भी आगे उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जिस परिवार के वह लड़के थे जिनके बारे में बरखा बता रही थी, वह बड़े ही दबंग प्रवृत्ति के थे, और कोई भी अगर उनके बारे में कोई भी बात कहता है तो वह उससे झगड़ा कर दिया करते हैं। तो कोई भी दूसरे की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता, और वह सभी लोग ऐसे ही चुपचाप रह जाते हैं। इन सभी बातों को देखकर बरखा और बरखा की मां को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकते हैं, और वह इसी तरह से अपने घर के अंदर रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं है। अब इसके बाद बरखा और बरखा की माँ एक दिन घर के अंदर बैठे हुए थे, तभी अचानक से बरखा के ऑफिस का बॉस उसके यहाँ पर आता है, उसको अपने साथ ले जाने के लिए और उससे पूछने के लिए कि तुम नौकरी पर क्यों नहीं आ रही हो, क्योंकि बरखा के पिता की मौत हुई थी। तो उसके बाद यह खबर ऑफिस वालों को पता चल गई थी, तो वह लोग सोच रहे थे कि पिता की मौत हुई है तो कुछ दिनों की छुट्टी ले रही होगी। लेकिन मौत के काफी दिन बाद तक भी जो बरखा है वह ऑफिस नहीं आ रही है, तो इसी वजह से जो उनके ऑफिस का बॉस है वह वहां पर आ जाता है बरखा से इस बारे में बात करने के लिए। इसके बाद बरखा और उसकी माँ रो रोकर पूरी बात अपने बॉस को बता देती है, और बरखा कह देती है कि इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ रही। सर, अब इस बात को सुनकर जो उनका बॉस होता है वह बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि वह यहाँ का नहीं था, वह किसी दूसरे राज्य से यहाँ पर आकर काम कर रहा था। अब यह बात उसको बड़ी बुरी लगती है, और वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी थी। तो बरखा बताने लगती है कि पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहां का जो दरोगा है कहा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो रिपोर्ट लिख लेंगे। इसके बाद जो बरखा का बॉस होता है वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करने लगता है, और सोच विचार करने के बाद कहता है कि ठीक है बरखा, अगर ऐसी बात है तो इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बरखा अपने बॉस की तरफ देखने लगती है और पूछती है कि सर, आप मेरी इसमें कैसे मदद कर सकते हो। तो बॉस कहता है कि बरखा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि इन पुलिस वालों से ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं, और उनमें से कोई ना कोई अधिकारी तो ऐसा मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। वैसे मैं पर्सनली यहाँ की डीएम साहिबा को जानता हूँ, क्योंकि जो बरखा के बॉस थे उन्होंने भी यूपीएस एसएससी की तैयारी की थी, लेकिन यूपीएस एसएससी की तैयारी के दौरान उनका नंबर नहीं आया था, तो इसी वजह से वह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगे, और लखनऊ की जो डीएम साहिबा थी उन्हीं के साथ रहकर तैयारी किया करते थे, तो अच्छी तरह से वह डीएम साहिबा को जानते थे। वो कहते हैं कि लखनऊ की जो डीएम साहिबा है मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम और तुम्हारी माँ दोनों मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूं, और वह इस बारे में तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। इस बात को कहकर बरखा का जो बॉस होता है दोनों माँ बेटी को अपने साथ उसी गाड़ी में बैठाकर ले आता है, जिस गाड़ी को लेकर वह वहां पर आया था,
और उन दोनों को लेकर सीधा डीएम साहिबा के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां जाकर डीएम साहिबा से बात करने लगता है। डीएम साहिबा अच्छी तरह से बरखा के बॉस को जानती थी और वो पूछने लगती है कि कहिए, आपको क्या काम है और आप किस वजह से यहां पर आए हो। तो जो बरखा का बॉस होता है वह डीएम साहिबा को सारी की सारी बात बताता है और कहता है कि यह मेरी कर्मचारी है और यह बहुत ही ज्यादा परेशान है। दरअसल इसके गांव के लड़के हैं जो इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और इसी वजह से यह यहां पर नहीं आ सकती है। इसी बात को सोच सोच कर इसके पिता की मौत भी हो चुकी है और पुलिस वाले इसमें इसकी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद डीएम साहिबा को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पुलिस का काम ही यही होता है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति की मदद करना और कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे सही करना। लेकिन पुलिस यहां पर अपना काम नहीं निभा रही थी। हालांकि अगर पुलिस वाले एक छोटी सी धमकी उन लोगों को दे देते तो उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन पुलिस वालों ने अपना काम नहीं किया और इसी वजह से बरखा को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। तभी जो डीएम साहिबा होती है बरखा और उसकी मां को आश्वासन देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस बात पर कार्रवाई करूंगी और जब यह कार्रवाई होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा करके डीएम साहिबा ने उन्हें आश्वासन दे दिया था और उसके बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया था। अब बरखा का बॉस बरखा और उसकी मां को लेकर वहां से उनके घर छोड़ता है और घर छोड़ने के बाद वह भी उन्हें आश्वासन देता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, डीएम साहिबा बहुत ही ईमानदार हैं और वह आपके इस केस पर जरूर काम करेंगे। उसके बाद वह भी वहां से चला जाता है और डीएम साहिबा इस बारे में सोचने लगती है। डीएम साहिबा पहले तो सोचती है कि एसपी साहब को फोन किया जाए और फोन करने के बाद उनसे कह दिया जाए कि आपके थाने में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वह मामले को सही कर देंगे। लेकिन फिर जो डीएम साहिबा होती है वह सोचती है कि हो सकता है कि एसपी साहब भी इसमें शामिल हो, तो क्यों ना, मुझे खुद चलकर यह मामला देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है, कि आपके थाने में ऐसा ऐसा हो रहा है तो वह मामले को सही कर देंगे। लेकिन फिर जो डीएम साहिबा होती है वह सोचती है कि हो सकता है कि एसपी साहब भी इसमें शामिल हो, तो क्यों ना, मुझे खुद चलकर यह मामला देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। इसी बात को सोचते हुए जो डीएम साहिबा होती है अपनी एक छोटी सी टीम का गठन करती है और शाम के समय उसी समय जिस समय के बारे में बरखा बता रही थी कि उस समय पुलिस वाला थाने के अंदर आराम करता है, तो उसी समय डीएम साहिबा फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनती हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाती है। मास्क लगाने के बाद डीएम साहिबा वहां से अपनी टीम को लेकर थाने की तरफ बढ़ने लगती है और रास्ते में थोड़ी दूर, यानी कि जब थाना लगभग 200 मीटर रह जाता है, तो अपनी टीम को वहीं पर उतार देती है और कहती है कि जैसे ही मैं फोन मिलाऊं तुम भागे दौड़ थाने के अंदर आ जाना और वहां पर आकर स्थिति को संभाल लेना। टीम पूरी तरह से तैयार होती है और इसी तरह से डीएम साहिबा उस थाने के अंदर चली जाती है। वहां जाने के बाद जो कुछ भी बरखा ने बताया था सब कुछ वैसा ही मिलता है और डीएम साहिबा भी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थानेदार से आग्रह करने लगती हैं। लेकिन थानेदार उसी तरह से आलस में पड़ा हुआ था और कहने लगता है कि अभी आपको जब कुछ हुआ ही नहीं है तो किस बात की रिपोर्ट लिखने का फायदा क्या होगा। इससे अच्छा तो आप पहले इस पर कार्यवाही कर दो ताकि वह लोग मुझे कुछ कर ही ना सके। तो जो दरोगा होता है वह उससे कहने लगता है कि देखो, वैसे ही खामखा मेरा टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन डीएम साहिबा उनसे बार बार आग्रह करने लगती है और कहती है कि साहब, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं और मेरे माता पिता भी नहीं हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगी, कौन मेरी फरियाद सुनेगा। इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहां के हवलदार से उस लड़की को यहां से बाहर निकालने के लिए कह देता है और कहता है कि धक्का देकर इसे बाहर निकाल दो। अब जैसे डीएम साहिबा सुनती है कि उस दरोगा ने उसे धक्का देकर निकालने के लिए कह दिया है और जो हवलदार है वह उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो एकदम से जो डीएम साहिबा है वह हवलदार को रुकने के लिए कहती है और अपना फोन निकालकर अपनी टीम के पास फोन कर देती है। उसके बाद डीएम साहिबा अपना मास्क उतारती है और मास्क उतारने के बाद उन सभी को बताती है कि मैं यहाँ की जिला कलेक्टर हूँ और तुम लोग यह जो कुछ भी कर रहे हो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इतना कह ही रही थी, इतनी ही देर में उनकी पूरी टीम आकर थाने के अंदर घुस जाती है
और वहां पर आकर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने लगती है। और जैसे ही दरोगा ये देखता है कि सामने जिस लड़की को वह वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था और धक्के देकर निकालना चाहता था, वह तो यहाँ की कलेक्टर है, तो एकदम से दरोगा की कपकपी बढ़ने लगती है और वह आकर डीएम साहिबा के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगता है। लेकिन जो डीएम साहिबा होती है, अपनी टीम के एक मेंबर को बुलाती है और कहती है कि सबसे पहले इसे मुझसे दूर हटाओ। दूर हटाने के बाद वह उसे धमकाने लगती है और कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई गरीब थाने में अपनी मदद की आशा लेकर आता है, लेकिन तुम लोग उनके साथ ऐसा सलूक करते हो। तुम्हारी जितनी भी करतूत थी वह सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली है और अब इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब को फोन करती है और एसपी साहब को भी यहीं पर बुला लेती है। एसपी साहब के सामने वह पूरा मामला उड़ेल कर रख देती है और एसपी साहब से कहती है, आपकी पुलिस ऐसे ही काम कर रही है, किसी गरीब की मदद न करने की इन्होंने कसम खा रखी है। अब जो एसपी साहब होते हैं वह आने के बाद सबसे पहले तो दरोगा की अच्छी तरह से क्लास लेते हैं और इसके बाद जो डीएम साहिबा होती है वह एसपी साहब से उन लड़कों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहती है। तभी के तभी उसी थाने से जिप्सी जाती है, उसमें कुछ पुलिस वाले जाते हैं और उन दोनों लड़कों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो डीएम साहिबा होती है वहां से गाड़ी भेजती है और गाड़ी भेजकर बरखा और बरखा की मां को यहां पर बुलवा लेती है। यहां पर बुलवाने के बाद जो बरखा होती है उससे पूछती है कि यही है वह दो लड़के, तो वह कह देती है कि हाँ मैडम यही है। वह दो लड़के तभी जो डीएम साहिबा होती है वह लड़कों के पास जाकर खड़ी होती है और कहती है कि क्या कह रहे थे तुम कि आज तो बच गई है, लेकिन आगे से हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो एक लफ्ज भी अपनी जबान से बाहर निकाल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूं कि मैं क्या चीज हूं और तुम भला इस लड़की के साथ क्या कर सकते हो। जो एसपी साहब होते हैं वह भी उन लड़कों से कहने लगते हैं कि अगर दम है तो एक बार कहकर दिखा दो जो कुछ भी तुमने कहा था। इधर जो भी लड़के होते हैं जब वे यह देखते हैं कि डीएम साहिबा और एएसपी साहब दोनों के दोनों आज उनके सामने खड़े हुए हैं तो वह कांपने लगते हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जो डीएम साहिबा होती है वह बरखा से कहती है कि बरखा तुम चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जो जब तक मेरी ड्यूटी यहां पर है तब तक तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम सीधा मेरे ऑफिस में आ सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस बात को कहकर डीएम साहिबा वहां से जाने लगती है और एसपी साहब को हिदायत देकर जाती है कि इस दरोगा के साथ और भी अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कभी भी ऐसा ना कर सके। इसके बाद बरखा बेफिक्र होकर वहां से अपना काम करने के लिए जाने लगती है और जब उसके बॉस पूछते हैं बरखा से कि बरखा कुछ हुआ या नहीं हुआ तो वह कहती है कि सर बहुत कुछ हो गया और यही काफी है। अब जिंदगी में कभी भी वह लोग तो मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर बरखा बड़ी खुश प्रतीत होती है और उसके बाद अपनी ड्यूटी को इसी तरह से करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।